जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथा। ये कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर और नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की जीवन की कथा है। इसमें कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। अब कविता प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत कविता आत्मकथा में जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा न लिखने का कारण बताया है कि उनके जीवन के अतीत को करुण कहानी कहकर वो अपने हृदय की सरलता दिखा रहा है। साथ ही कवि ने उनसे दोहरा व्यवहार करने वाले मित्रों को और संबंधियों को भी इंगित किया है। और क्योंकि यदि वो कवि कह रहे हैं कि यदि वो आत्मकथा लिखेंगे तो उससे जुड़ी सच्चाई भी हो सकता है प्रकट हो जाए। और साथ में कवि अपने अनुभवों को व्यक्तिगत रखना चाहते हैं, उससे सार्वजनिक कर अपना उपहास नहीं उड़ाना चाहते। कविता प्रारंभ है। मधु गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही हैं पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यहाँ पे कवि अपने जीवन के कड़वे अनुभवों को बताते हुए कहता है कि कवि गुनगुनाता हुआ भंवरा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपने गुंजार के द्वारा वो अपनी जीवन गाथा को सुना रहा हो। यहाँ पे भौरा क्या है? मन रूपी भौरा, जो गुनगुनाकर कौन सी कहानी कह रहा है। कवि कह रहा है कवि के जीवन की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हुई और वो मुरझाकर पत्तियों के समान गिर गई। मतलब उसके जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके उनसे दूर होती चली गई और उनका जीवन अब उसी समान है जैसे पतझड़ में पत्तियों से विहीन पेड़ होता है। उसी प्रकार से उनका जीवन भी अब कोई भी इच्छाओं से विहीन हो गया है। भंवरे की गुनगुनाहट उसके तप्त हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है और जीवन के इस सत्य को उद्घाटित कर रहा है कि उसका जीवन कष्ट से भरा हुआ है। फिर आगे है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। मतलब क्या हुआ कि संसार में दूर दूर तक फैले हुए नीले आकाश में इस गंभीर अनंत नीलिमा मतलब नीला आकाश, दूर दूर तक फैला हुआ नीला आकाश, असंख्य जीवन इतिहास मतलब उसमें असंख्य मनुष्य रहते हैं
और वो जीवन भी जीते हैं। ये लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपवास, मतलब ये जीवन तो जीते हैं किंतु अपने जीवन, निराशा, सुख और कष्टों को आत्मकथा लिखकर व्यक्त कर देते हैं। और क्या कह रहे हैं कि उनका जीवन दुख, सुख और कष्ट से भरा हुआ है। लेकिन क्या है कि तुम तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। मतलब क्या है, पहले कवि ने क्या कहा कि ये लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपवास, मतलब वो जो अपने जीवन के बारे में बताकर उनके साथ जो भी घटित हुआ है तो वे स्वयं अपना उपहास करते हैं। ठीक है, मेरा और क्या कह रहा है कि ये लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, मतलब अपने जीवन के बारे में बताकर अपना ही उपहास करते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अब इतने तथ्यों को बताते हुए भी फिर भी कवि मित्र से कहता है कि तब भी कहते हो, मित्रों से कहता है तब भी तुम कह रहे हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, दुर्बलता मतलब कमियां, कह डालूं अपनी बता दूं, मेरे साथ जो भी घटित हुआ है, जो भी मेरी कमियां हैं वो मैं सबके सामने उनको बता दूं और कभी इसको बताने के पक्ष में नहीं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब कवि क्या कह रहा है कि तुम सुनकर सुख पाओगे, मतलब तुम मेरी इस कहानी को सुनकर क्या सुख को प्राप्त कर सकोगे, तुम्हें मेरा सुख मिलेगा, क्योंकि देखोगे ये गागर रीति, मतलब मेरा मन तो रीति माने खाली, खाली गागर के समान है जिसमें कोई भी भाव नहीं है। तो जब तुम देखोगे कि मेरा मन भी भावों से खाली है, मतलब मेरे मन में कोई भी भाव नहीं है, कोई भी सुख की घटना नहीं हुई है मेरे मन में, मेरा जीवन निराशा से भरा हुआ है, तो किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले हो, कहीं तुम्हारे मन में भी मेरी तरह भावों से खाली तो नहीं है, मतलब मेरा जैसा मन भावों से खाली है वैसे ही तुम्हारा मन भी मेरी ही तरह भावों से खाली तो नहीं है, और तुम मेरे भावों द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो। अर्थात किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अर्थात ऐसा ना हो कि मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त हो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मेरा रस ले मतलब मेरे खालीपन को देख करके तुम्हें खुशी होगी, तुम्हें प्रसन्नता होगी कि इसके मन के भाव क्या, मतलब इसको कितना कष्ट हुआ होता है ना, कभी कभी लोग दूसरे की दुख को देखकर प्रसन्न होते हैं। तो वही कवि अपने मित्रों पे व्यंग करता हुआ कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे जीवन के खालीपन को देख करके सुखी हो जाओ। ये विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। कवि कहता है कि ये तो दुर्भाग्य की बात होगी, अरे ये विडम्बना अरे सरलते, विडम्बना माने दुर्भाग्य की बात होगी, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। सरलते माने सरल मन, हे सरल मन वाले, मतलब तुम कवि कह रहा है कि मैं तुम्हारी हंसी उड़ाऊं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं, मैंने अपने जीवन में जो कमियां हैं मेरे जीवन की, और प्रवंचना जो मेरे छल कपट पूर्ण व्यवहार मेरे साथ किया गया है, जो मुझे दुनिया से धोखे मिले हैं, वो मैं औरों को दिखलाऊं, मैं दूसरों को दिखलाऊं, मैं दूसरों के सामने अपनी कमियां को प्रकट करूं, लोगों के छल कपट पूर्ण व्यवहार को या दुनिया से जो मुझे धोखे मिले हैं वो मैं तुम्हें दिलाऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मतलब उन मधुर चांदनी रातों में खिलखिलाकर हंसते वाली, जब कवि ने अपनी प्रिया के साथ मधुर पल बिताए होंगे और हंसा होगा, प्रिया से बातें करी होंगी, तो उन निजी क्षणों का कवि क्या कह रहा है कि वो कैसे वर्णन कर सकता है।
क्योंकि अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों को मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि क्या कह रहा है कि मैं अपने खिलखिला कर हंसने वाली मतलब निजी क्षण जो उसने अपने प्रिया के साथ व्यतीत करे उनको किसी के साथ नहीं बांटना चाहता है। मिला कहाँ वो सुख। लेकिन कवि अपनी आत्मकथा बताते हुए कहता है कि मुझे जीवन में वो सुख मिला ही नहीं। कहाँ मिला है? जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया, जिसका मैंने स्वप्न देखकर मैं जाग गया मतलब सुख तो मेरी पास आया लेकिन स्वप्न के साथ ही वो सुख टूट गया, मतलब स्वप्न में मैंने सुख का अनुभव किया। ठीक है, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर को जो भाग गया, सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मतलब मैं उसका अनुभव कर पाता वो मुस्कुराकर भाग गया। अर्थात मेरी इच्छाएं, मेरी मनोरथ कभी भी सफल नहीं हुई और कभी भी मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। आगे है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। यहाँ पे कवि अपनी प्रियतमा की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि जिसके अरुण कपोलों की मतलब जिसके अरुण माने लाल, लालिमा युक्त कपोल गालों को देखकर ऐसा लगता था कि मतवाली सुंदर छाया में मतलब उसके जैसे उसके जो गाल थे वो लाल लाल थे और उसकी मतवाली वो मतबस्त करने वाले थे, तो उसकी जो लाल गाल ऐसा प्रेम बिखरते थे कि ऐसा लगता था अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ऐसा होता प्रतीत होता था कि उषा प्रातः काल उषा उदित हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे उषा भी अपनी लालिमा उसी से ले लेती थी। किससे ले लेती? प्रियतमा के लाल लाल गालों से। तो उषा भी अपनी लालिमा को प्रियतमा के लाल गालों से ले लिया करती थी। उसकी स्मृति पाथेय बनी है और आज उसकी स्मृति ही पाथेय मतलब उसकी याद ही पाथेय। पाथेय क्या होता है? रास्ते में ले जाने वाला भोजन, जो पथिक को रास्ते में भूख लगे तो वो खा लेते। तो यहाँ पे पाथेय क्या हुआ? सुख दुख के समय में संबल देने वाली वस्तु। तो ये आप कवि क्या कह रहा है कि आज मैं उसी की यादों का सहारा लेकर जीवन के रास्ते की थकान को दूर करता हूँ। थके पथिक की पंथा की, पंथा माने पथ पर चलने वाला, रास्ते पे चलने वाले पथिक यात्री। तो यात्री मैं वो यात्री हूँ जो रास्ते में चल रहा हूँ, जिसके जीवन में सुख समाप्त हो गया, लेकिन इसमें प्रियतमा के साथ बिताए हुए पल उसके लिए आज भी पाथेय के समान उसे संबल प्रदान कर रहे हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। और तुम जो मेरे से कह रहे हो, कवि कह रहा है कि जो तुम मुझसे कह रहे हो कि अपने पलों को, अपने जीवन की गाथा को मैं गाऊं, तो मेरे जीवन के सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए हैं और जो आए भी तो वो चले गए। किसके वजह से आए? प्रियतमा की वजह से आए। वो मेरे पल पथिक की पंथा के समान, पथिक की पाथेय के समान है। और पंथा क्या है? हमारा रास्ता, जीवन रूपी मार्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि कह रहा है मेरे जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए जिससे जो तुम्हारे लिए प्रेरणा बन सके। इसलिए तुम क्यों सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा। तो इसलिए तुम क्यों मेरे जीवन की कहानी को खोलकर उधेड़ कर देखना चाहते हो। कंथा माने क्या हुआ? कथरी क्या होती है? जिसमें कपड़ा पे कपड़ा लपेटते जाते हैं, लेकिन वो नीचे फटा कपड़ा होता है, तो उसको अगर खोल देंगे तो नीचे फटा कपड़ा दिख जाएगा। यहाँ पे फटा कपड़ा क्या है? कवि का जीवन, जिसमें निराशा, जिसके जीवन में निराशा है, दुख है, कोई सुख की अनुभूति उसे नहीं हुई है। अब अगर तुम मुझे मेरे से अपनी आत्मकथा लिखने के लिए कहोगे तो हो सकता है वो पल भी मेरे मन से निकल आए बाहर, तो जिसका तुम उपहास उड़ाओगे। इसलिए कवि कह रहा है छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं रहूं। कवि क्या कह रहा है कि मेरा जीवन छोटा सा है, अभावों से भरा है, और उस अभावों से भरे जीवन में बड़ी बड़ी कथाएं हुई, बहुत कुछ मैंने झेला है, तो क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता, और मेरे लिए यही अच्छा रहेगा
कि मैं उन सामान्य गाथाओं को ना कहूं, क्योंकि मेरे लिए कि मैं दूसरे महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूं और अपने बारे में चुप रहूं, मैंने दूसरों की बातें सुनूं, औरों की चिंता में मौन रहूं। यही अच्छा है कि मैं औरों की सुनूं, लेकिन मैं स्वयं अपनी आत्मकथा को ना कहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि क्या कह रहा है कि हे भला तुम मेरी इस भोली भाली आत्मकथा को सुनकर भला करोगे, मतलब तुम्हें क्या कोई प्रेरणा मिलेगी। अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौनवता। और इस दुख के इस शांत इस समय में मैंने अपनी व्यथाओं को, अपनी पीड़ा को अंदर दबा के रख लिया। अगर तुम कहोगे तो वो पीड़ा फिर से जागृत हो जाएंगी। तो इस समय, दुख के समय वो शांत है, वो अभी थक कर सोया हुआ है। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौनवता, मतलब मेरी जो व्यथा है, मेरी पीड़ा है, वो इसका थक कर सो गई। मतलब इतनी अधिक पीड़ा हुई है कि वो मैंने किसी तरह उसको दबा लिया है। अब अगर तुम खुद कहोगे, फिर से कहोगे, तो वो पीड़ा फिर से व्यक्त हो जाएगी और जो मुझे कष्ट पहुंचाएगी। जैसा कि कबीर ने कहा, जैसा कि रहीम ने कहा है, रहीमन निज मन की व्यथा मनी राखिए कोई, सुन अटले हैं सब कोई बांट न लोहे कोई। मतलब सब सुनकर उसका मजाक तो उड़ा लेंगे, लेकिन कोई इसको बांटता नहीं है। यहाँ पे वही चीज दर्शाई गई है। कवि ने, जयशंकर प्रसाद ने उसी चीज को बड़ी कुशलता से दर्शाया। अब इसके प्रश्न डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है क्योंकि उसका जीवन साधारण सा रहा है। इसमें कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है जिसे पढ़कर लोगों को सुख व आनंद मिल सके। वे अपने आप को एक साधारण व्यक्ति की भांति ही समझते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि उनके जीवन में कोई विशेष बात नहीं हुई जिसके वर्णन वे आत्मकथा में कहें। वे बीती हुई बातों को कुरोदने के पक्ष में नहीं है। कुरेदना मतलब उनको फिर से प्रकट करना। फिर उनके जीवन में सुख और अभावों की भरमार रही है। दूसरा प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा। इस कविता के माध्यम से पता चलता है कि जयशंकर प्रसाद अत्यंत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। विनम्रता उनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता थी। कवि द्वारा ये कहना कि अभी समय भी नहीं है कि दो प्रमुख कारण रहे होंगे। पहला ये कि उसने अभी तक कोई महान कार्य नहीं किया होगा कवि ने, कि उसके बारे में आत्मकथा लिखकर संसार भर को बताया जा सके। दूसरा कारण ये भी है कि कवि का जीवन शांतचित्त है, उसके जीवन में व्यथा ही व्यथा है। तीसरा प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। कवि अपने बीते हुए कष्टों के थपेड़े से आहत है, निराश है। उसकी स्थिति थके हुए पथिक की तरह है जिसका आगे बढ़ने का उत्साह समाप्त हो गया है, किंतु जीना चाहता है और पाथेय का उपभोग कर उत्साहित होता है। कवि के जीने का आधार मात्र स्मृतियां हैं जिन्हें संजोए रखना चाहता है। निराशा में स्थितियों से निकलने के लिए स्मृतियां ही उसकी पाथेय हैं। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, मिला कहाँ वो सुख जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा करके भाग गया। उन्होंने जितना कुछ पाने की हसरत पाल रखी थी, उन्हें उतना कभी नहीं मिला, इसलिए उनके पास कुछ भी नहीं है कि जीवन की सफलताओं या उपलब्धियों की उज्जवल गाथाएं बता सके। सेकंड है कि भाव स्पष्टीकरण है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुराग्नि उषा लेती थी सुहाग मधुमाया में। इसका मतलब है कभी कोई ऐसा भी था जिसके चेहरे को देखकर कवि को प्रेरणा मिलती थी। जैसे एक नई सुबह किसी मनुष्य को हर दिन अपने कर्म करने के लिए उद्धत करती थी, वैसे ही कवि की प्रेरणा उन्हें अपने लक्ष्य की ओर चलते रहने के लिए उद्धत करती थी। प्रश्न 5, आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण से लिखिए। आत्मकथा एक छायावादी कविता है जिसमें कवि ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। कवि ने इस कविता की भाषा में प्रकृति के भिन्न भिन्न उपमानों का प्रयोग किया है। मधुप, पत्तियां, नीलिमा, चांदनी रात आदि उपमानों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त गागा रीति आदि प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 7, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में व्यक्त किया। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वो उसे प्राप्त नहीं कर पाया, वो स्वप्न अधूरा रह गया, किंतु उस स्वप्न की स्मृति उसके मन की गहराइयों में बसी है। कवि के लिए वो सुख भुलाए नहीं भूलते। उसने जब वो स्वप्न पाने के लिए अपनी बाहें फैलाई तो उसकी आंखें खुल गईं और स्वप्न अपना ना हो सका। इस प्रकार कविता में सुख के स्वप्न को मधुर स्मृतियों के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रश्न 8,
इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। कवि अपने जीवन में दुखी रहा क्योंकि उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। लोगों ने उन्हें धोखे दिए, फिर भी उन्हें बताना नहीं चाहते। कवि भावुक है, ईमानदार है, मानवता से भरपूर है, किसी को दुख देने वाले नहीं है, जो उनके पास है वो उसी में संतुष्ट है। जब कवि को कहा गया कि आत्मकथा लिखो तो इस संसार में ऐसे जीव हैं जिनकी जीवन से कुछ प्रेरणा पाई जा सके। कवि अपने जीवन के दुखद क्षणों को न किसी को सुनाना चाहता है, न ही याद करना चाहता है, क्योंकि जो समय निकल गया उसे याद करके पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। मैं स्वयं अपना मजाक, जीवन का मजाक बना रहा हूँ, या तो मैं अपनी कमजोरियों के बारे में बताऊंगा या फिर जिन लोगों ने मेरे साथ छल कपट किया है उनके दोषों के बारे में बताऊंगा। मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है और इसके आगे आपको दिया गया है और आप इसको पढ़ लीजिएगा। आशा है पाठ आपको समझ में आ गया होगा। जयशंकर प्रसाद